नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थ्रेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में आज मेरे साथ हैं जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब ने जब से जिले का कार्यभार संभाला है, जिले में कई विकास के सोपान तय किए हैं। इनके कार्यकाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम में सक्रियता के चलते जिले को राष्ट्रीय अवार्ड तथा विधानसभा चुनाव में स्वीप गतिविधियों को लेकर राज्य स्तरीय अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सार संभाल तथा उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करने के लिए भी जिले को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी जाकिर हुसैन साहब को साहित्य तथा संगीत से भी बेहद लगाव है। कलेक्टर साहब जिले के युवाओं में छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने की दिली ख्वाहिश रखते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 5 राज्यों के लगभग 100 लोक कलाकारों के कार्यक्रम का आयोजन भी जाकिर साहब ने करवाया। इस आयोजन में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से मतदान के प्रति युवाओं को जागरूक करने का संदेश दिया। जिले में राज्य सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन और विकास की योजनाओं को लेकर जाकिर हुसैन साहब के जहन में क्या प्लानिंग है, आइए जानते हैं कलेक्टर साहब से। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं कि जनता से रूबरू होने के लिए मुझे मौका दिया। शुक्रिया सर। सर, अपन सरकारी कामकाज की बात बाद में करेंगे। पहले आपके व्यक्तिगत कुछ सवालों का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। करें, कोई दिक्कत नहीं। सर, एक ही परिवार में आप दूसरे कलेक्टर हैं। आपके बड़े भाई अशफाक हुसैन प्रमोशन पाकर के कलेक्टर बने और आप भी अब कलेक्टर हैं। आपके बड़े भाई लियाकत अली IPS थे। मेरा सवाल ये है कि एक घर में SP 2 कलेक्टर कैसा महसूस करते हैं? महसूस तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा और ये ईश्वर की विशेष कृपा है। हम एक साधारण परिवार से निकले हुए हैं, झुंझुनू ज़िले से। झुंझुनू ज़िले में नुआ नाम से हमारा गांव है। हम सारे भाई गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद झुंझुनू और जयपुर में हम लोगों ने सबने शिक्षा ली। और ये सही है कि बड़े भाई लियाकत अली खान साहब IG की पोस्ट से रिटायर हुए, SP भी रहे और आपके इस हनुमानगढ़ ज़िले में भी एडिशनल SP रहे थे लंबे टाइम तक, करीब 2.5 साल तक। और मेरे से जस्ट बड़े भाई हैं, वो RS थे और RS से IAS बने, दौसा के जिला कलेक्टर रहे और उसके बाद विशेष शासन सचिव शिक्षा के पद से वो रिटायर हुए। और मैं भी लंबे समय तक राजस्थान लेखा सेवा में रहते हुए सरकार की विशेष चयन की प्रक्रिया से चयनित होकर IAS में आया हूं। उसके बाद मैं करीब 6 महीने जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस रहा और उसके बाद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर रहा और अभी करीब 3 महीने से आपके ज़िले में कलेक्टर हूं। परिवार में सिर्फ हम 3 ही नहीं हैं, और भी हमारे हैं। लियाकत भाई साहब का बड़ा लड़का है शाहीन अली, वो अभी मुख्यमंत्री कार्यालय में जॉइंट सेक्रेटरी है और RS अफसर है सुपर टाइम स्केल का। उसकी बीवी है मोनिका, वो राजस्थान जेल सेवा में जयपुर जेल में अधीक्षक के पद पर है। मेरे एक भतीजी है जो अशफाक भाई साहब की बेटी हैं, वो भारतीय राजस्व सेवा में है, IAS के माध्यम से आई हैं और वो अभी सहायक आयुक्त इनकम टैक्स उदयपुर के पद पर हैं। इसके अलावा उनके हस्बैंड हैं, वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, कमरुल जमान चौधरी, वो भी IAS अफसर हैं, राजस्थान कैडर के IAS हैं। और ईश्वर की पूरी कृपा रही है, हम लोगों ने मेहनत की है और सच्चे रास्ते पे चलने की कोशिश की है। ये उसी का परिणाम है। हमारे बुजुर्गों, हमारे जो वेल विशर्स हैं, उन सब की शुभकामनाओं की वजह से हम आगे पहुँचे। आपने बताया और आपकी बात सुनकर के एक इस बात से प्रेरणा मिलती है कि अगर आदमी की नीयत नेक हो तो संसाधनों का अभाव होते हुए भी व्यक्ति बहुत प्रोग्रेस कर सकता है। जैसे आपने बताया कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हम सारे भाई सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ करके और टॉप लेवल के अधिकारी के पद पर आप पहुंचे हैं, ये ईश्वर की कृपा है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप झुंझुनू जिले से हैं और ये जो झुंझुनू जिला है, इसके जैसे धनूरी गांव है, कायमसर है, जाबासर है और आपका गांव जो आपने बताया नुआ गांव है। यहाँ के लोग जो है सेना में जाने के लिए विख्यात रहे हैं, मगर आप व आपका परिवार पुलिस और प्रशासनिक सेवा में गए। क्या कारण रहा कि आपका परिवार परंपरागत आर्मी सर्विस की तरफ नहीं गया? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। आज़ादी से पहले उन्होंने सेवा की थी और उस वक्त
ब्रिटिश इंडियन आर्मी बोलते थे अपने भारतीय सेना को, उसमें वो नॉन कमीशन पद पे रहे थे, उस ज़माने में जमादार बोलते थे। लेकिन बाद में हम लोग कोई भी नहीं गए। उसका कारण शायद ये रहा कि हम प्रयास करते रहे, आर्मी में सेलेक्ट नहीं हुए और सिविल में सेलेक्ट हो गए। हमारे लियाकत भाई साहब ने आर्मी में इंटरव्यू दिया हुआ है, अशफाक भाई साहब ने इंटरव्यू दिया, शाहीन ने इंटरव्यू दिया, मेरा भी ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर का इंटरव्यू आया था, मैंने दिया नहीं क्योंकि उससे पहले मैं सिविल में यहाँ सेलेक्ट हो गया था। तो हम सगे भाइयों में से कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरा एक भतीजा आर्मी में कर्नल है, साकिब हुसैन, जो हमारे काका जी का पोता है, और उसकी छोटी बहन इशरत अहमद, वो अभी बरेली पोस्टिंग है, वो आर्मी में कर्नल है। वो हिंदुस्तान की तीसरी या चौथी महिला थी जो आर्मी में कमीशन ऑफिसर बनी। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी झुंझुनू जिले में आए थे, उन्होंने अपने भाषण में झुंझुनू जिले की कुछ बेटियों के नाम लिए थे, तो उन्होंने इशरत अहमद का भी नाम लिया था। मेरे बेटे ने भी आर्मी में इंटरव्यू दिया, लेकिन वो भी सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ये कोई चांस की बात थी कि आर्मी में हम कोई नहीं गए, तो सिविल में हम सारे आ गए। सर, आप लंबे समय तक लेखा सेवा में रहे, जैसा कि आपने बताया, और आपका कार्यक्षेत्र जो है वो पब्लिक से रिलेटेड हो गया है। अब जो आप कलेक्टर बन गए हैं तो पब्लिक से रिलेटेड हो गया। आप जिले के मुखिया हैं, जनता के मानस को पहचानने में कहीं दिक्कत नहीं आ रही क्या? क्योंकि दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क है, लेखा शाखा में और आपकी वर्तमान पद में बड़ा फर्क है। ये बात बिल्कुल सही है कि लेखा शाखा में, लेखा अधिकारी के रूप में जो कार्य होता है वो ऑफिस में और फाइल वर्क तक सीमित होता है। उसमें आम जनता की पहुंच है ना, वहाँ तक उस कम होती है, मतलब पब्लिक डीलिंग कम होती है। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं लंबे समय तक जयपुर में ऐसे विभागों में रहा हूँ, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण, उसमें मैं 2 बार रहा हूँ विभिन्न पदों पे, जहाँ काफ़ी पब्लिक डीलिंग रहती है, जेडीए में। और इसके अलावा जैसे मार्केटिंग बोर्ड, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, गंगानगर शुगर मिल, बहुत से ऐसे महकमे हैं जिनमें पब्लिक की डीलिंग काफ़ी होती है। इसके अलावा मैं ग्रामीण विकास में 3 साल तक प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहा हूँ विशेष चयन से। जो विशेष चयन की प्रक्रिया है उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है जो सेलेक्ट करती है। और मैं उस वक्त की जो गरीबी उन्मूलन की योजना थी, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, उसका मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहा 3 साल तक। और बहुत सीनियर और अच्छे अफसरों के साथ मैंने, उस वक्त जो हमारा एक्सपोजर था वो गाँव से लेके और दिल्ली में विज्ञान भवन तक था। उस वक्त हमने कम से कम 3 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स अटेंड की, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स आते हैं। तो काफ़ी पब्लिक डीलिंग वहाँ पे रही है। फिर मेरी जो प्रकृति है वो इस तरह की है कि मैं हर आदमी से खुल के घुलता मिलता हूँ, तो इसलिए मुझे किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ भी पब्लिक डीलिंग का जो काम है, मुझे नहीं लगता कोई किसी तरह की दिक्कत आ रही। 3 महीने हो गए, तो मुझे लोगों को समझने में या लोगों को मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप जेडीए में रहे और बहुत से आप डिपार्टमेंट आपने गिनाए, तो इससे लगता है कि आपकी जो अधिकांशतः राजकीय सेवाएं हैं वो जयपुर में ज़्यादा रही हैं। लेकिन ये हमारा जो हनुमानगढ़ जिला है, ये कृषि प्रधान जिला है, यहाँ आए दिन सिंचाई पानी को लेकर आंदोलन होते रहते हैं। यहाँ की मूल समस्या ही पानी है। इसके निस्तारण को लेकर के आपके जहन में क्या योजना है? यहाँ पे जो नहरी तंत्र है उसमें सारा पानी पंजाब या हरियाणा से होके आता है, और इसमें अंतर्राज्यीय समझौते हैं जिसके तहत अपने को अपना हिस्सा मिलता है। तो उनके जो अंतर्राज्यीय स्तर के जो मुद्दे हैं उनके निस्तारण के लिए तो राज्य सरकार के स्तर पे कार्रवाई होती है, और यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको हम पूरी तरह से समझ के और निराकरण के लिए हमारा अभी जैसे नहरबंदी का काम चल रहा है, नहरबंदी की रिलाइनिंग की जाएगी, उनकी टूट फूट है उसको ठीक की जाएगी, उससे पानी का जो छिजत थी वो छिजत कम होगी और किसानों को पानी मिलेगा और ज़्यादा पानी अपने हिस्से में आएगा। इस तरह के प्रयास हैं। और बाकी मेरे स्तर से कोई भी मुद्दा अगर राज्य सरकार और उच्च स्तर पे पहुंचाना है तो मैं निश्चित रूप से पहुंचाऊंगा। और किसान लोगों से मेरी बातचीत भी होती रहती है, वो लोग अपने प्रतिवेदन लेके आते रहते हैं। तो इसके निस्तारण के लिए समय समय पे जो भी आवश्यक होगा हम सारे प्रयास करेंगे। सर, जैसा कि आपने अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया, निश्चित रूप से झुंझुनू जिला हनुमानगढ़ जिले से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, पूरे राजस्थान में भी काफ़ी आगे है। लेकिन हमारा ये जो जिला है वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो सर, आपके हिसाब से, आपके दृष्टिकोण से ऐसा क्या ठोस कार्य होना चाहिए जिससे शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा मिले?
झुंझुनू जिले में जहाँ तक शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, उसके सबसे बड़ी वजह है शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता। झुंझुनू जिले में शुरू से ही शिक्षण संस्थाएं बहुत उपलब्ध हैं और स्कूल, कॉलेज, सब तरह की संस्थाएं, जैसे पिलानी में भी जो बिरला इंस्टीट्यूट है वगैरह हैं, और बिट्स है या सेंट्रल इंस्टीट्यूट वहाँ पे है, और बाकी ज़िलों में सुविधाएं कम रही हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ में अभी परसों ही मैंने शिक्षा विभाग से संबंधित एक मीटिंग ली थी, उसमें अपन सरकार की योजनाओं में सबसे आगे चल रहे हैं, नंबर 1 पे हैं। और जहाँ भी मैं ये प्रयास करता हूँ कि जहाँ भी बच्चे मिलें उनको मैं मोटिवेट करूँ, और शिक्षा विभाग के स्तर से भी मैं ये प्रयास करूँगा कि वो बच्चों को एग्ज़ाम से पहले गाइड करें, अच्छी तैयारी कराएं, और उसके आधार पे फिर वो आगे बढ़ें। और पढ़ाई जो स्कूलों में जो एनरोलमेंट है वो बढ़ाने के लिए भी अपन प्रयास करेंगे, नामांकन बढ़ाने के लिए अपन प्रयास करेंगे। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं में तो अपन प्रथम चल ही रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, यथार्थ में ऐसा है क्या? आप देखें कि कितना पिछड़ा हुआ है ये शिक्षा के क्षेत्र में, काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आप सरकारी कागजों में क्या चल रहा है वो एक अलग बात है। अभी काफ़ी जागरूकता आई है और बच्चे जो अलग अलग तरह की जो तकनीकी शिक्षा है उसके लिए भी कोचिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि यहाँ के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और जो तकनीकी परीक्षाएं हैं उनके लिए अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए, जिससे वो आगे बढ़ सकें। सर, क्या आपको लगता नहीं, क्या जैसे आपने झुंझुनू में बताया कि बहुत सी शिक्षण संस्थाएं हैं लेकिन हनुमानगढ़ में उतनी नहीं है, तो आपके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि यहाँ थोड़ा कल्चर डिफरेंट है और यहाँ के लोग थोड़ा शिक्षा में कम इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं, कल्चर डिफरेंट है, यही एक वजह है कि थोड़ा पीछे रहे हैं, लेकिन अब कल्चर बदल रही है। अब लोग पढ़ाई की तरफ रुझान लोगों का हो रहा है और उसकी वजह से निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। अभी भी आप देखेंगे कि सीकर वगैरह में या जयपुर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा में जो चल रही हैं, यहाँ के काफ़ी बच्चे वहाँ जाते हैं जी। तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। अब ये पहले तो कृषि प्रधान क्षेत्र था और अब डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, तो लोग दूसरी तरफ भी जाना शुरू करेंगे। लोग दूसरी तरफ भी जाना शुरू करेंगे। हम बात कर रहे हैं जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन साहब से। वक्त हो चला है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है सरोकार कार्यक्रम में। इस बार हम बात कर रहे हैं जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन साहब से। सर, एक वक्त था जब हनुमानगढ़ जिला उम्दा खेलों की वजह से देश के नक्शे पे जाना जाता था। यहाँ की धरती ने फुटबॉल और हॉकी के अनेक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश को दिए हैं, लेकिन अब हालात ये है कि धीरे धीरे यहाँ की नौजवान पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। यहाँ के युवाओं का खेलों के प्रति दोबारा झुकाव पैदा हो, इसके लिए प्रशासन क्या कदम उठाना चाहेगा? राष्ट्रीय स्तर पे अभी भी यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि यहाँ की 2 बच्चियाँ थाईलैंड में ताई कमांडो में स्वर्ण पदक जीत के आई हैं। तो खेलों के प्रति रुझान अभी भी है। और जहाँ तक नशे की बात है, नशे की रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जितने नशा मुक्ति केंद्र हैं उनकी भी हम रेगुलर जांच करवा रहे हैं। इसके अलावा नशे के व्यापार को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस की जो चेकिंग है वो लगातार चल रही है और आप रोज़ अखबार में पढ़ते होंगे कोई दवाइयाँ पकड़ी गई हैं या कोई चिट्टे पकड़े गए हैं, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। पुलिस नशे के प्रति बहुत सजग है, अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन सर अपन खेलों की बात करें कि वो मुकाम कैसे हासिल हो
कुछ हनुमानगढ़ में कोई खेल अकादमी स्थापित की जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ के युवाओं का दिमाग थोड़ा डाइवर्ट और उधर ध्यान जाए। हाँ, ये बात सही है कि स्थानीय स्तर पे खेलों के लिए और प्रयास होने की ज़रूरत है। पूर्ववर्ती कलेक्टर साहब के टाइम में मुझे पता लगा है कि यहाँ पे हनुमानगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया गया था। अभी भी इस तरह के आयोजन किए जाने के हम कोशिश करेंगे, जिससे कि लोगों को खेलों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा रुझान बढ़े बच्चों का। कलेक्टर साहब, मेरा अगला सवाल स्वास्थ्य से संबंधित है। हनुमानगढ़ जिले में कुछ गंभीर रोग, जिनमें कैंसर, अस्थमा, हार्ट के रोग हैं, ऐसे रोगों ने जड़ें जमा ली हैं। राजकीय जिला चिकित्सालय में एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है। सरकारी अस्पताल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आपके दिमाग में क्या योजना है, क्या कदम उठाएंगे आप? आपका हनुमानगढ़ जिला अस्पताल राजस्थान में नंबर 1 है अभी भी। विशेषज्ञों की जो पद हैं, अगर कोई रिक्त हैं तो राज्य सरकार से भरने के लिए हम लोग लिखेंगे। इसके अलावा बीमारियों के प्रति जागरूकता के संबंध में और अलग से प्रयास किए जाएंगे। अभी जिला अस्पताल ने एक सर्जिकल कॉन्फ्रेंस की थी, आपने देखा होगा, लाइव सर्जिकल कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें बड़े बड़े ऑपरेशंस किए गए थे और बड़े बड़े डॉक्टर्स ने यहाँ आके और निःशुल्क सेवाएं दी थी। आपने देखा होगा, बड़े बड़े डॉक्टर जो जयपुर, बीकानेर और कई जगह से यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपनी अच्छी सेवाएं दी थी। तो जिला अस्पताल में कोई भी पद जो रिक्त हैं, उनके लिए हम राज्य सरकार पे टेकअप करेंगे कि वो पद भरे जाएं और स्वास्थ्य सेवा में और सुधार आए। सर, जैसे कि अपन ने पूर्ववर्ती कलेक्टरों के बारे में भी बात करी, आपने जिक्र किया, तो मैं यहाँ पे टी रविकांत साहब का जिक्र करना चाहूँगा। हकीकत ये है कि टी रविकांत साहब को हनुमानगढ़ की जनता वर्षों बाद भी भूली नहीं है। उन्होंने यहाँ के लिए काफ़ी काम किया। उन्होंने बटने रोड के लिए भी काम किया और जल बचाओ के लिए भी काम किया। तो हनुमानगढ़ की जनता जाकिर हुसैन साहब को भी लंबे समय तक याद रखे। आपके दिमाग में ऐसा कैसी कोई योजना? मैं तो गांव का एक साधारण आदमी हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे कामों से जनता मुझे याद करे। मैं जो भी लोगों की समस्याएं हैं उसको त्वरित रूप से निस्तारित करने में विश्वास करता हूं। हर समय कार्यालय में जब होता हूं तो पब्लिक के लिए उपलब्ध हूं। मैंने कोई समय निर्धारित नहीं कर रखा है कि कोई मुझसे कब मिलेगा। कोई कभी भी आए और मिले और अपनी बात बताए। तो कोशिश यही करेंगे कि सब तरह से लोगों को सुलभ न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले और जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण शीघ्रता से हो। और बाकी जनता को याद रखना नहीं रखना वो उन पे डिपेंड करता है। अगर जनता को पसंद आएंगे तो जनता निश्चित रूप से याद रखेगी। और हमारा प्रयास ही हर तरह की सेवा, हर तरह की सर्विस लोगों को सही समय पे और सही तरीके से उपलब्ध हो। हर तरीके से सही समय पर सही सर्विस उपलब्ध हो, ये ऐसा आपका प्रयास है। बहुत अच्छी बात है सर। सर, ये वीरवार को सर आपने विभिन्न विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया। एक आरोप लगता है कि तमाम विभागों को पहले से ही सूचित कर दिया गया। फिर सर ये आकस्मिक कैसे रहा? अभी जो निरीक्षण किया वो आकस्मिक नहीं था, वो वार्षिक निरीक्षण है। नहीं, वो खबरों में आकस्मिक बताया गया आपके ऑफिस की ओर से। पीआर ऑफिस की कोई गलती हो सकती है, आकस्मिक नहीं था, वो वार्षिक निरीक्षण है जो हमें हर दफ्तर का करना होता है। अभी मैंने नगर परिषद में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में, CMH ऑफिस में और कुछ पुलिस स्टेशन में, नगर परिषद में, इनमें सब में किया, शिक्षा विभाग में भी किया। ये हमारा वार्षिक निरीक्षण होता है। आकस्मिक निरीक्षण मैंने आते ही किया था एक तो अस्पताल का। उस दिन किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हमने किया था रैन बसेरों का, वो आकस्मिक निरीक्षण होता है जिसमें आप बिना कोई सूचना दिए जाए। बाकी ये तो रूटीन के निरीक्षण हैं जो हमें करने होते हैं और जो वहाँ की व्यवस्था है वो हमें देखनी होती है। एक सवाल मैं फिर शिक्षा से संबंध नहीं करना चाहूँगा कि बीते सेशन में जिले के सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम काफ़ी उत्कृष्ट रहा था। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए तत्कालीन कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित भी किया था, मगर उच्च शिक्षा में एकमात्र सरकारी कॉलेज की ओर से किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। यहाँ वर्षों से एक जिम्नेजियम है जो अधूरा पड़ा है, खेल मैदानों की हालत भी बड़ी बुरी है, कॉलेज में लेक्चर्स की कमी है, नई फैकल्टीज भी नहीं खुल पा रही और निर्धन बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर आप? सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं के संबंध में बच्चे वैसे भी मिले थे और हमने राज्य सरकार को इसकी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए लिखा है। एक मांग बच्चों की ये भी रहती है कि इसको पूरी तरह से सरकारीकरण किया जाए, वो भी सरकार के लेवल का मैटर है, हमने रेफर किया सरकार को। इसके अलावा जहाँ तक बच्चों को सम्मानित करने की बात है
हमने भी अभी 26 जनवरी को बच्चों को सम्मानित किया था, जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनको सम्मानित किया। आगे भी 15 अगस्त पे और हमारे व्यक्तिगत स्तर पे हम सम्मानित करते रहेंगे। और कॉलेज में जो भी रिक्त पद हैं या जो व्यवस्थाएं पूरी तरह से सही नहीं हैं, उसके लिए राज्य सरकार को लिखेंगे और उसमें सुधार करवाएंगे। मामला राज्य सरकार के पाले में डालेंगे सर आप? हैं, चाहे मामला कोई भी हो, हॉस्पिटल का मामला हो, कॉलेज का मामला हो। ये नीतिगत मामले हैं, यहाँ पे जो सुधार है जो हमारे बस का है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन जैसे कॉलेज का प्रशासन है, कॉलेज का प्रशासन हमारे हाथ में नहीं है। नहीं सर, कॉलेज का तो मैनेजमेंट, अब तो सरकारी कॉलेज है, मैनेजमेंट तो नहीं है वहाँ पे, सरकारी कॉलेज है। तो जो सरकारी स्तर पे जो सुविधाएं हैं वो तो जिला प्रशासन मुहैया करवा सकता है या उनको रिकमेंड कर सकता है, या रिक्त पद भरने की बात है या उनको कोई बजट की बात है, वो तो राज्य सरकार से ही आता है। और अस्पताल के मामले में भी जो मेरा निवेदन है वो ये है कि वहाँ पे कोई रिक्त पद भरना, नए पद सृजित करना, ये राज्य सरकार की बात है। लोकल में वो चाहिए जो डे टू डे का मैनेजमेंट है, उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सर अभी लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, आचार संहिता भी लगी हुई है। आमजन को इस आचार संहिता के दौरान किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या एहतियात बरते जाने चाहिए ताकि आचार संहिता का सम्मान बरकरार रहे? सबसे पहले तो ये कि हमने धारा 144 लगाई हुई है। सारे नागरिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो उसका सम्मान करें। किसी भी तरह का आयोजन करना हो तो सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें, उसके बाद ही आयोजन करें। जैसे कोई मीटिंग करनी हो, कोई और कार्यक्रम करना हो। इसके अलावा हमने ध्वनि प्रसारण यंत्रों पर रोक लगा रखी है। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उसका भी पालन करें, और उसमें भी कोई कार्यक्रम हो तो उसकी सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम नागरिक की है वो ये है कि किसी भी तरह की समस्या उनको आती है तो हमारा हेल्पलाइन बना हुआ है 1950 नंबर से, उस हेल्पलाइन पे वो अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा सी विजिल जो इलेक्शन कमीशन का एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, सी विजिल पे कोई भी नागरिक किसी तरह की समस्या अपनी डाल सकता है और एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से, और उसका निस्तारण 100 मिनट के अंदर अंदर किया जाता है। तो मैं आह्वान करूंगा आम लोगों से कि सी विजिल पे उनको जो भी कोई अनियमितता है, किसी तरह की दिक्कत नज़र आती है तो सी विजिल पे वो अपनी शिकायत का जरूर डालें। सर मेरा अंतिम सवाल है, युवाओं से संबंधित मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि कोई भी इंसान जब बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, हार्ड वर्क करता है, या यूँ कहें कि अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंक देता है, तब जाकर के उसके नाम के आगे जिला कलेक्टर शब्द लगता है। वर्तमान दौर के नौजवान जो हैं वो कलेक्टर भी बनना चाहते हैं, एसपी भी बनना चाहते हैं, मगर मेहनत करने से कतराते हैं। युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत की भट्टी में तपेगा वही आदमी आगे निकलेगा। तो मेरा ये आह्वान है युवा साथियों से, जो कुछ करना चाहते हैं, कि वो अपना लक्ष्य तय करें, और लक्ष्य तय करके उसके लिए सतत प्रयास करें, लगातार मेहनत करें। जैसे डॉक्टर कलाम ने कहा था कि आप सपने देखें, और सपने ऐसे देखें कि वो आपकी रात की नींद उड़ा दें। तो इस तरह का सपना देखें, आपको एक मिनट चैन नहीं मिले जब तक कि उसको नहीं पालें। उसके लिए अथक प्रयास करने की ज़रूरत होती है, और बिना प्रयास के कोई चीज़ नहीं मिलती है। बाकी पूरी तरह से सफलता है वो ईश्वर के मेहरबानी पे डिपेंड करती है, और बुजुर्गों की दुआओं पे, इन सब पे डिपेंड करती है। लेकिन प्रयास करना हमारा फ़र्ज़ है, और प्रयास पूरी तरह से करना चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। युवाओं को सपने देखने चाहिए, और सपने भी ऐसे जो रातों की नींद उड़ा दें। कलेक्टर जाकिर हुसैन साहब का कहना है कि युवा यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, यदि कुछ बनना चाहते हैं, तो उनको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, टारगेट तय करना चाहिए, फिर उसी दिशा के अंदर मेहनत करनी चाहिए। और कलेक्टर साहब का ये भी कहना है कि मैंने मेरे ऑफिस के अंदर कोई समय निर्धारित नहीं कर रखा, जब चाहे जो मुझे मिल सकता है मेरे पास आ सकता है। जाकिर हुसैन साहब का कहना है कि राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, प्रशासन उन्हें भली भांति लागू करवाने की कोशिश करता है। प्रयास यही है कि समाज का अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। और जिला कलेक्टर साहब का ये कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव है, और चुनावों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है।
कलेक्टर साहब ने मीडिया, राजनीतिक दल तथा आमजन से निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करने का आग्रह किया है। बहरहाल अगले हफ्ते फिर हाजिर होता हूँ एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सर, आप हमारे स्टूडियो में बता रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।